बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आप लोग तुर्कीम के श्रम विभाजन के अध्याय को पढ़ रहे हैं। आपने प्रथम अध्याय में जाना कि श्रम विभाजन एक प्रकार्य है और जिसका कार्य एकता और नैतिकता में वृद्धि करना है। आपने जाना कि किस प्रकार की एकता का जन्म श्रम विभाजन देता है। उन्होंने दो प्रकार की एकता कहा, यांत्रिक एवं सावयव की। एक तो यंत्र की भांति जो सामूहिक चेतना में निहित है, और एक सावयव की भांति जिसके सारे अंग अलग अलग कार्य करते हैं लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ मिली हुई है। तुर्कीम ने सावयवी एकता की तुलना शरीर से की थी कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग का स्वतंत्र कार्य और स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसी प्रकार से समाज के सावयव में भी अलग अलग कार्य होने पर भी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की एकता को उन्होंने सावयविक एकता कहा। अब उनका दूसरा अध्याय है श्रम विभाजन के कारण एवं परिणाम। दुर्कीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन के दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारण, दशाओं एवं परिणामों की व्याख्या की। कारण उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया कि श्रम विभाजन की उत्पत्ति कैसे होती है। आपने उनके शब्दों में ये तो जान लिया कि श्रम विभाजन स्वतः चालित प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, विकास होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, कार्य के तरीके बदलते हैं, श्रम विभाजन अपने नए स्वरूप में उत्पन्न होता है। तो यहाँ उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि श्रम विभाजन के क्या कारण हैं। चूँकि श्रम विभाजन एक सामाजिक तथ्य है, इसके कारण की खोज भी सामाजिक जीवन की दशाओं और उनकी आवश्यकताओं में की जाना चाहिए। यानी श्रम विभाजन का क्या कारण हो सकता है, वो उस समय का समाज बताएगा। आदिकालीन, प्राचीन, सरल, खंडात्मक जो उन्होंने सामाजिक तथ्य में बताए कि समाज के बहुत सारे क्रम हैं और उस क्रम में जिस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता थी उसी प्रकार का श्रम पनपा, और जैसे जैसे समय बदला श्रम विभाजन अपने नए स्वरूप में उत्पन्न हुआ। पहले श्रम विभाजन लिंग आधारित था और उसके बाद कार्य और योग्यता के आधार पर हो गया। दुर्कीम ने श्रम विभाजन के दो कारक माने, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक कारणों में उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि और उनके परिणाम लिए, और द्वितीयक कारणों में उन्होंने सामूहिक चेतना की बदलती हुई अवस्था ली और पैतृकता के घटते प्रभाव को सम्मिलित किया। पहले हम पहला कारण जानेंगे। दुर्कीम ने कहा कि जैसे जैसे श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण है जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। अभी जैसे हमने कहा कि आदिम कालीन में जब जनसंख्या सीमित थी, आवश्यकताएं भी सीमित थी, कोई झगड़ा नहीं था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और किसी प्रकार का संघर्ष भी नहीं था। तो जितना वो लोग कार्य करते उतना ही आपस में आवश्यकता अनुरूप बांटकर खा लेते थे। एकत्रीकरण और जोड़ने की प्रवृत्ति उस समय नहीं थी। एक खंडीय समाज था जिसमें किसी प्रकार से विभाजन भी संभव नहीं था। अब उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ अनुपात में वितरण करता है। यदि सामाजिक विकास के दौरान यह निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और अधिक जटिल होते जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि, एक तो आकार में वृद्धि होती है और एक घनत्व में वृद्धि होती है। तो यहाँ जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, यातायात और संचार के साधनों में वृद्धि हुई, अन्य विकास हुए, उस विकास के साथ साथ श्रम विभाजन अपने नए स्वरूप में जन्म लिया। द्वितीयक कारणों में वो कहते हैं सामूहिक आत्मा या चेतना का ह्रास। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सामूहिक चेतना शिथिल पड़ती है, जितनी सामूहिक चेतना बलवती होगी उतनी सामूहिक आत्मा सशक्त होगी, जितनी सामूहिक चेतना प्रबल होगी उतना ही श्रम विभाजन कम विकसित होगा। और जैसे जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदय होगा तो
हमारे पास श्रम विभाजन भी नए नए स्वरूप में आएगा। प्राचीन समाजों में जहाँ सब समान थे, किस भेदभाव नहीं था, तब माँ सामूहिकता की प्रधानता थी। और फिर जैसे जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत मान्यताएं, व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि बढ़ने लगे, तो श्रम विभाजन अपने आप नए स्वरूप में जन्म लेने लगा। यानी कैसे बढ़ा? जब तक व्यक्ति के मन में कोई विरोध ही नहीं था, तो कोई नया कार्य हमारे सामने विकास के रूप में नहीं आ रहा था। तीसरा वो कहते हैं पैतृकता का घटता प्रभाव। पैतृकता वंशानुक्रम, जितना प्रथा परंपराएं या अपने कार्य व्यवसाय जब तक वंशानुक्रम के आधार पर चल रहा था, तो परिवर्तन उतने ही कम होते हैं। तो जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा, प्राचीन समाजों में जीवन सरल था, तो पैतृकता का प्रभाव भी अधिक था। आधुनिक समाजों में विशेषीकरण बढ़ गया, विभेदीकरण बढ़ गया, तो श्रम विभाजन अपने नए स्वरूप में यहाँ जन्म ले रहे हैं। तो समाजशास्त्रीय कारण में हम श्रम विभाजन के कारणों की व्याख्या करेंगे। अब यहाँ जानेंगे श्रम विभाजन के क्या परिणाम हुए। सबसे पहले प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण आया। श्रम विभाजन का ये परिणाम है कि जैसे कार्यों का विभाजन लिंग के आधार से हटके व्यक्ति के कार्य और योग्यता पर निर्भर हुआ, व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता हुई, तो व्यक्ति ने अधिक उन्नति की। पहले ये था कि जो पैतृक या वंशानुक्रम में जो व्यवसाय है, वही उनकी आगे वाली पीढ़ी करेगी और उसे कुछ सोचना नहीं है। समय के परिवर्तन के साथ अब अवसर बढ़े, अब जातिगत भेदभाव, धर्म, लिंग, इन सब की मान्यताएं कम हुई, तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग करने से अन्य तरीके से बढ़ने लग गया। तो श्रम विभाजन के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी और कार्य करने की स्वतंत्रता बढ़ने से सब लोगों में विशेषीकरण आया। जिसमें क्षमता थी उसका उदय होने लगा। दुर्कीम ने श्रम विभाजन का परिणाम सभ्यता को भी माना है। जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास हुआ, वैसे वैसे सभ्यता का विकास होता है। जैसे अभी आपने जाना, जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन किया, लोगों ने अपने घर के सुख साधनों में परिवर्तन किया, लोगों ने अपने घर में उपभोग की वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू किया, जो सभ्यता को परिभाषित करती हैं। तो श्रम विभाजन, मैंने पहले बोला था कि साधन नहीं है, साध्य है। श्रम विभाजन का कार्य सभ्यता का विकास नहीं है, यह तो उसका परिणाम है। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। परिवर्तन से प्रगति होती है, तो जैसे जैसे परिवर्तन आया, तो समाज में प्रगति भी हुई। परिवर्तन शाश्वत है, हमेशा चलता रहता है निरंतर। कभी गति उसकी धीमी हो जाती है, कभी रुक जाती है और कभी तेज हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के कार्य और व्यक्तिगत सोच में भी परिवर्तन आया। इसी के कारण समाज में श्रम विभाजन हुआ। तो परिवर्तन के कारण व्यक्तिगत परिवर्तन भी होते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो समाज का हिस्सा है। समाज में परिवर्तन होगा तो व्यक्ति में परिवर्तन होगा, और व्यक्ति में की सोच में परिवर्तन होगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ नवीन समूहों की उत्पत्ति हुई और अंतर निर्भरता बढ़ी। कपड़े का व्यवसाय, जूते का व्यवसाय, अन्य कॉपी, किताब, बहुत सारी चीज़ें हमारी आवश्यकताओं की हैं। जितना अधिक श्रम विभाजन होगा, उतना ही अधिक हम पर पारस्परिक निर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि अब हम किसी एक कार्य को बनाने में ही सक्षम हैं। जैसे आप लोग सारे विषय एक साथ पढ़ते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप अलग अलग पढ़ रहे हैं, फिर आप पीजी करेंगे तो और बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, फिर स्पेशलाइजेशन करेंगे। इसी तरीके से श्रम विभाजन नवीन समूहों, उनकी अंतर्निर्भरता और सहयोग को जन्म देता है, और इसके साथ सामूहिक चेतना शिथिल पड़ती जाती है और व्यक्तिगत विचारधारा का उदय होता है। और फिर जब व्यक्तिगत विचारधारा आती है, तो अब हम किसी को
एक ही प्रकार का दंड सारे लोगों को नहीं दे सकते, जैसे यांत्रिक एकता वाले समाजों में देखा था। तो अब यहाँ ये सब बढ़ने से जिस क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में यदि उसने अपराध किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, तो शैक्षिक क्षेत्र उसको दंड देगा, धार्मिक किया है तो वो दंड देगा, राजनीतिक, इस तरीके के आर्थिक, व्यवसाय में कोई उसने अपराध किया है तो उस तरीके का उसको दंड मिलेगा। यहाँ पर व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वतंत्रता पर वो प्रतिकारी कानून नियंत्रण रखने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से समाज में श्रम विभाजन का परिणाम सार्वयविक एकता को जन्म देना है। सार्वयविक एकता हमारे सामने आ गई, आपको लिखने के लिए आए कि सार्वयविक एकता क्या है। क्या हो गया कि सब विभिन्न अंगों के परस्पर अलग अलग कार्य होने पर भी सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। कल इसका अंतिम अध्याय श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप को पढ़ेंगे।